सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नंबर 1 स्टडी को और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सकें हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हीं को होती है सफलता, हासिल उन्हीं को होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। और भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे, खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। तो प्यारे दोस्तों, इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज हम एक नए टॉपिक पर आए हैं और यहाँ पर हम आपको पॉलिटी पढ़ाने वाले हैं और ये पॉलिटिकल साइंस का प्रथम वीडियो है और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ पर हम शुरुआत कर रहे हैं बेसिक से, यानी संविधान की शुरुआत कहाँ से होती है, यानी हमारे संवैधानिक विकास का जो रूट है वो कहाँ से शुरू होता है, उसका रास्ता कहाँ से शुरू होता है, तो हम इस वीडियो में यही पढ़ाने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर होंगे, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम सीखेंगे कि भारत का जो है संवैधानिक विकास कैसे हुआ, यानी संविधान का विकास कैसे हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि संविधान का विकास कहाँ से हुआ। तो प्यारे दोस्तों, संविधान का विकास जो होता है वो होता है जब अंग्रेज़ हमारे देश में आते हैं, क्योंकि उसके पहले जो था तो उसके पहले राजतंत्र था, यानी यहाँ पर राजा लोग रहते थे। तब यहाँ पर कोई संविधान नहीं था और वो अपने हिसाब से काम करते थे। लेकिन जब जो अंग्रेज़ आए और जब अंग्रेज आए तब उन्होंने है संवैधानिक विकास की शुरुआत की, यानी एक संविधान यानी एक लिखित दस्तावेज के माध्यम से जो है शासन करने की कोशिश की। तो यहाँ पर संवैधानिक विकास को हम दो भागों में बता सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दो भाग कौन से हैं? पहला तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल को हम पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासनकाल में क्या क्या एक्ट हुए और क्या क्या कानून बनाए गए जिससे जो है संवैधानिक विकास की शुरुआत हुई। और दूसरा देखेंगे कि ब्रिटिश क्राउन के अधीन जब भारत हो गया, यानी ब्रिटिश क्राउन के अधीन जब भारत हो गया तो उसमें क्या कानून बनाए गए और कैसे भारत का संवैधानिक विकास हुआ। तो चलते हैं, यहाँ पर कुछ नोट्स हम लिखे हैं जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है ये नोट्स जितने भी हैं। तो कहना चाहूँगा कि आप जो है कॉपी एक नोट जो है लेकर बैठिए, जितने भी यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँ वो सब आप नोट कर लें, क्योंकि यहीं से जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो संवैधानिक विकास की शुरुआत हम जो है संवैधानिक विकास के इतिहास को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जब भारत रहा 1773 से 1853 तक, तो उसने इस कंपनी ने क्या क्या प्रावधान बनाए और क्या क्या कानून बनाए उसको यहाँ पर पहले पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत, यानी उसके बाद जो है इस कंपनी का शासन वहाँ से ख़त्म हो जाता है और फिर जो है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत आ जाता है। और ये रहता है 1858 से 1947 तक, यानी जब तक हमारा संविधान नहीं बना तब तक ये ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो है भारत रहा। भारत का शासन जो था वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रहा और ब्रिटिश क्राउन ने उसमें कानून बनाए और उसके माध्यम से चलाते रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत आई कब थी। तो ये भारत जो आई थी वो आई थी 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी का राजलेखा चार्टर के द्वारा जो है यह कंपनी भारत आई थी। और इसको आज्ञा किसने दिया था? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर उसे पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार दिया। यानी जो उस समय जो एलिजाबेथ प्रथम थी वहाँ की महारानी, उन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये कैसे बनी, इसमें क्या था? तो दोस्तों इसमें 217 लोग जो थे
217 लोग इसमें जो थे इन्वेस्ट करने वाले थे, यानी इस कंपनी में शेयर धारक 217 लोग थे और उन्हीं 217 जो लोग थे उन्हीं ने इन्वेस्ट किया था और एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 217 लोगों को मिलाकर ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया गया था और जिसको जो है 1600 ईस्वी का राजलेखा चार्टर के द्वारा जो है रानी जो थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसे जो है 15 वर्षों के लिए कहा कि आप जाइए और पूर्वी देशों में व्यापार करिए। और इस कंपनी का जो सारा प्रशासन था वो एक परिषद में नहीं था, यानी परिषद में जो ये कंपनी का जो प्रशासन था, कार्यभार था, वो एक परिषद बनी थी उसके अनुसार चलता था। अब परिषद में क्या था कि इसमें एक गवर्नर होता था और 24 अन्य सदस्य थे। जो था इसमें एक गवर्नर होता था और 24 अन्य सदस्य होते थे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा कि ये जो कंपनी थी ये कैसे बनी। कंपनी जो थी इसमें 217 शेयर धारक थे, यानी उनमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले थे और इसी से कंपनी बनती है। उसके बाद इसमें क्या था, इसमें एक गवर्नर होता था और 24 अन्य सदस्य थे। इनको मिलाकर एक परिषद बनाई थी। जो परिषद क्या काम करती थी, वहाँ कंपनी में जो है प्रशासन जितना भी होता था कार्यभार वो सब परिषद करती थी। तो यहाँ तक इतना याद रखना है कि यदि पूछा जाए कि कंपनी की स्थापना किस चार्टर के द्वारा हुई थी, तो 1600 ईस्वी के राजलेखा चार्टर के द्वारा हुई थी। किसने किया था? एलिजाबेथ प्रथम ने किया था। और इसमें शेयर धारक कितने थे? तो 217 शेयर धारक थे। और इसमें समय कितना दिया गया था कि कितने साल तक आप पूर्वी देशों में जो है व्यापार कर सकते हैं, तो इसमें 15 वर्ष दिए थे। उसके बाद दोस्तों जो है 1726 का राजलेखा एक जारी किया गया, यानी 1726 का एक राजलेख जारी किया गया। इसमें क्या जो है बदलाव हुआ ये भी पढ़ना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। जो 1726 का राजलेखा जारी हुआ उसमें क्या हुआ कि कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास के राज्यपालों तथा उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की। यानी जो कलकत्ता और मुंबई तथा मद्रास के जो राज्यपाल थे उसको इस 1726 के राजलेखा द्वारा उनको जो है विधि बनाने और उनको कुछ शक्तियाँ प्रदान की गई। ये जो पहले विधि बनाने की जो शक्तियाँ थी ये ब्रिटेन में जो है जो विधि बनाने की शक्ति थी वो ब्रिटेन में निदेशक बोर्ड के पास थी, लेकिन जो है 1726 के कानून के द्वारा जो है इसको क्या किया गया, इसको राज्यपालों को दे दिया गया। यानी कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास के राज्यपालों को इसको दे दिया गया कि ये शक्ति आप यूज़ करिए और आप इस शक्ति का यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये 1726 का जो राजलेख है ये भी समझ में आया होगा कि इसके तहत क्या हुआ। तो इसके तहत क्या हुआ कि कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास के जो राज्यपाल होते थे उनकी परिषद को जो है उनकी राज्यपालों की जो परिषद को है विधि बनाने तथा और भी बहुत सारी शक्तियाँ प्रदान की गई। ये शक्तियाँ क्या थी? पहले क्या थी? ये ब्रिटेन के निदेशक बोर्ड में निहित थी, यानी ब्रिटेन में निदेशक बोर्ड था उसके तहत ये शक्तियाँ निहित थी, लेकिन ये 1726 को राज्यपालों को और उसकी परिषद को दे दिया गया। तो प्यारे दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों अब यहाँ पर देखते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों बनाया गया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो कंपनी का जो कार्यभार था, यानी वहाँ का जो प्रशासन था वो भ्रष्ट हो गया था और वहाँ पर जो कर्मचारी थे वो अपने निजी स्वार्थ के लिए काम कर रहे थे। और इस वजह से जो है इसको सुधारने के लिए और जो कंपनी का जो कार्यभार है प्रशासन को सुधारने के लिए ही इस एक्ट का जो है निर्माण किया गया है कि इस एक्ट के द्वारा जो है कंपनी में जितने भी काम हो रहे हैं, गलत काम हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको सुधारा जाए। और भी इसमें बहुत सारे चेंज किए गए और इस चेंज जितने भी यहाँ पर चेंज किए गए हैं वो सारे यहाँ पर लिखे गए हैं और ये चेंज से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी इस एक्ट के तहत क्या चेंज हुआ और ये सब किसके कौन से एक्ट के तहत चेंज हुआ, ये ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो उसको किसने जो है मान्यता दी थी। तो इसको प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ जो थे उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री
उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे, उन्होंने जो था गुप्त समिति की सिफारिश पर इस रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया था। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को लॉर्ड नॉर्थ जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक गुप्त समिति के सिफारिश पर बनाया था। और इसका मुख्य उद्देश्य हमने बताया, इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी के कार्यों को भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना था, व्याप्त दोषों को समाप्त करना था। यानी कंपनी में जो भ्रष्टाचार और जो व्याप्त दोष थे उनको दूर करना था। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं कि जो है कंपनी में क्या बदलाव हो गया। तो पहले हम समझते हैं कि कंपनी पहले किस हालात में थी। तो पहले कंपनी में एक निदेशक मंडल होता था, एक स्वत्वधारी मंडल होता था। अब ये स्वत्वधारी मंडल कौन था? ये वही 217 लोग थे। 217 लोग थे जो कंपनी के शेयर के अधिकारी होते थे, यानी जो जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया था और उसमें अपना शेयर दिया था। तो वही स्वत्वधारी मंडल के लोग 217 लोग थे। तो कंपनी में निदेशक मंडल होता था और स्वत्वधारी मंडल होता था। तो निदेशक मंडल में क्या होता था पहले कि इसमें 24 निदेशक होते थे और जिनका चुनाव प्रतिवर्ष होता था। यानी पहले शुरुआत में क्या होता था, इनका चुनाव प्रतिवर्ष होता था। और इनका चुनाव कौन करता था? तो यही स्वत्वधारी मंडल के लोग ही इनका चुनाव करते थे। तो स्वत्वधारी मंडल ही इनका चुनाव करते थे। और इसमें क्या था, एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होता था। एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता था इन्हीं 24 में से। और ये जो अध्यक्ष होता था ये कंपनी का बड़ा अधिकारी माना जाता था। ये जो अध्यक्ष होता था ये कंपनी का बड़ा अधिकारी माना जाता था। अब दोस्तों यहाँ पर ये तो पहले की बात है कि इसमें 24 निदेशक होते थे और प्रतिवर्ष चुनाव होता था और इनका चुनाव स्वत्वधारी मंडल करता था। ये सब पहले बनाया गया था। उसके बाद में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आने के बाद इसमें क्या बदलाव हुआ, क्या चेंज हुआ, वो यहाँ पर समझना है। तो इस एक्ट के तहत जो था निदेशक मंडल की कार्यवधि 4 वर्ष कर दी गई। यानी जो 1 वर्ष की जो कार्य अवधि थी उसको बढ़ाकर 4 वर्ष कर दी गई। तो ये क्वेश्चन बन सकता है और इसको याद करिएगा, इसको नोट कर लीजिए। यानी 1 वर्ष की जो कार्य अवधि थी उसको 4 वर्ष बढ़ा के कर दिया गया। और साथ में यह भी कहा गया कि कुल संख्या 24, कुल संख्या कितनी थी? 24 के 1/4 सदस्य जो थे प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। यानी साथ में एक नियम बना दिया गया कि जो 24 सदस्य हैं निदेशक बोर्ड में, यानी जो 24 सदस्य हैं निदेशक मंडल में, उनमें से जो है 1/4 जो लोग होंगे वो प्रत्येक वर्ष अवकाश जो है ग्रहण करेंगे। यानी उनके जगह पर नए जो है चुने जाएंगे। इनका चुनाव कौन करता था? स्वत्वधारी मंडल। अब एक नियम और बना दिया गया कि 1000 पाउंड धारकों को केवल कंपनी के निदेशक चुनने का अधिकार दिया गया। इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि 1000 जो पाउंड धारक थे, यानी 1000 पाउंड शेयर धारक जो कंपनी में 1000 पाउंड का इन्वेस्ट किए थे वही जो है निदेशक को चुन सकते थे। पहले क्या था, ये 500 शेयर धारक जो थे, 500 पाउंड शेयर धारक वो जो थे कंपनी के निदेशकों को चुन सकते थे। लेकिन बाद में ये नियम बदल गया और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो था 1000 पाउंड कर दिया गया कि जो 1000 पाउंड शेयर धारक है वही जो है निदेशकों को चुन सकता है। अब अगला क्या है? अगला है इस एक्ट के द्वारा बंगाल, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों जो एक दूसरे से स्वतंत्र थी, यानी बंगाल प्रेसिडेंसी अलग थी, मुंबई अलग थी और मद्रास अलग थी। बाद में क्या कर दिया गया, इनको एक में मिला दिया गया। इनको इस कानून के तहत एक में मिला दिया गया और इनके लिए एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई। एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई। यानी जो प्रेसिडेंसी थी बंगाल, मुंबई और मद्रास, इनको सबको एक मिला दिया गया और ये जो था बंगाल के गवर्नर के अधीन इन दोनों को कर दिया गया। इन दोनों को कर दिया गया, किसको? मुंबई और मद्रास को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना है, ये भी एग्जाम में आया है। अगला क्या हुआ? तो अगला बदलाव ये हुआ
कि 1774 में कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो थी कलकत्ता में की गई। 1774 में कलकत्ता में जो था एक सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया, जिसमें क्या था, इसमें 4 न्यायाधीश होते थे, यानी 4 न्यायाधीश होते थे, जिसमें से एक जो था एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 3 जो थे वो जो थे उसके सहयोगी न्यायाधीश होते थे, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 3 सहयोगी न्यायाधीश। यहाँ पर याद रखने का पॉइंट ये है कि इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन था, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था सर एलिजा इम्पे। ये जो थे ये मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। और भी इसमें 3 न्यायाधीश थे, जैसे यहाँ पर नाम लिखा है चैम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइड, तो ये भी याद रखना है। तो प्यारे दोस्तों, अगला क्या बदलाव हुआ? अगला बदलाव ये हुआ कि कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी इसमें एक नियम बना दिया गया कि जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं है तब तक आप जो है व्यापार नहीं कर सकते, कंपनी में आप तब तक व्यापार नहीं कर सकते, तो ये नियम बना दिया गया। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमने डीपली अध्ययन किया है। अब यहाँ पर कुछ नोट्स हैं, यहाँ पर हमने नोट्स करके लिखा है, जो एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं, इनको आप जो है नोट कर लें और इनको अवश्य याद करें। तो यहाँ पर पहला है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य सूरत से प्रारंभ किया। अब जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कार्य जो है भारत में कहाँ से शुरू किया, तो अपना कार्य उन्होंने सूरत से प्रारंभ किया, यानी सूरत में उन्होंने सबसे पहले अपना काम शुरू किया। अब दूसरा पॉइंट ये बनता है कि वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। अब ये पूछ सकता है कि जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद हम आगे देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को नियम तथा अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई। किसके द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को नियम तथा अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई। तो ये भी यहाँ से नोट कर लीजिए, ये भी आ सकता है। अगला क्या है? अगला है गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के 4 सदस्यीय परिषद में पार्षद कौन कौन थे, यानी गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के जो 4 सदस्यीय। तो प्यारे दोस्तों, जो है लाइट चली गई है, इस वजह से जो है अंधेरा आ गया है, तो हमारा ये यहाँ तक जो चैप्टर था ये ख़त्म होने वाला ही। अगला यहाँ पर पॉइंट है, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के 4 सदस्यीय परिषद में पार्षद कौन कौन थे, तो इसमें थे फिलिप फ्रांसिस और क्लेवेरिंग और मार्सन, और उसके बाद थे वार्नेल। कौन कौन थे? फिलिप फ्रांसिस और क्लेवेरिंग, मार्सन एवं वार्नेल। तो ये जो थे वहाँ उस परिषद के जो थे सदस्य थे। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसी प्रकार हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं संवैधानिक विकास की। इसके बाद जितने भी एक्ट बचते हैं वो अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।